क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6 पॉइंट का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो हमको ना इस वाले होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग होता है कि हमें एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। सॉल्व करने का क्या मीनिंग होता है कि हमें एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो आप देखो, तो होमोजीनियस में ना दो ही कंडीशंस होती थी। मैं आपको एक बार याद करा देता हूँ, ठीक है, मतलब रिकैप करा देता हूँ। अब देखो, फर्स्ट होता था कि अगर डेल्टा नॉन जीरो, मतलब डेल्टा जीरो के इक्वल नहीं है। सारा शुरुआत केसेस की डेल्टा से ही होती है। पहला, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन ना इस वाले केस में जो सॉल्यूशंस मिलता है ना, वो हमें पता हो जाता है। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। इसको हम ट्रिपल सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसको हम ट्रिपल सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसको ट्रिपल सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं ना कि क्योंकि हम इसको ना ट्राई कर करके, मतलब अब ना इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं ना, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो हम क्या करते हैं, अब ऐसा समझो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करें, कि इसको हम ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा केस होता है कि अगर अब देखो, पहला केस है कि डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा, और दूसरा होगा, मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और दूसरा केस होगा कि डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा। इस केस में ना क्या होता है, अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो है और वो होमोजीनियस फंक्शन है, तो हमको इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर होमोजीनियस इक्वेशन रहता है ना, तो उसमें नो सॉल्यूशन का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, हमें सॉल्यूशन मिलेगा, ये कंफर्म होगा, ये कंफर्म होता है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन, आप हमेशा याद रखो, जब भी होमोजीनियस इक्वेशन आएगा तो उस केस में ना नो सॉल्यूशंस हो ही नहीं सकता। सिर्फ दो ही कंडीशंस होती है, या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन भी क्या, ये भी आपको पता होगा कि यूनिक सॉल्यूशन जब भी मिलेगा तो यही मिलेगा, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, और दूसरा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशंस कब मिलेगा? जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब मिलेगा? जब डेल्टा जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही दो कंडीशंस थी, हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने, तो इसको सॉल्व करना है। तो आप तो पहले दोनों केसेस में डेल्टा निकालो। अगर डेल्टा निकालो, अगर डेल्टा जीरो के इक्वल नहीं आया तो आप सीधे बोल देना कि यही सॉल्यूशन है, और जीरो के इक्वल आ गया तो फिर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेना। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हो वो तो मैंने बताया ही आपको। तो आप पहले डेल्टा निकालो। तो डेल्टा डेल्टा क्या होता है? डेल्टा ना एक्स वाई जेड का मतलब एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये एलिमेंट कौन सा होता है? ये एलिमेंट होता है A11। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 क्या इवन है ना, इवन है तो यहाँ पे प्लस लिखो, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब देखो +3 लिखा, इसके सामने वाला रो और कॉलम को, अगर आप देखो +3 ले रहे हो ना, तो इस 3 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो। ठीक है, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 1 1, बीच में माइनस, 3 × -2, ये हो जाएगा -6। क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस ऑफ -4, माइनस ऑफ -4। अब देखो नेक्स्ट आपने -4 लिया है ना, तो -4 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, तो क्या बचा? ये बचा इसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 1 1, बीच में माइनस, 2 × 2 सॉरी 2 × -2 -4 हो जाएगा।
ठीक है, फिर +5, इस 5 के सामने वाला रो और कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 1 × 3 3, बीच में माइनस, 2 × 1 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट अब आगे सॉल्व करो आप, देखो 3 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया 1 + 6 7 + 4 1 + 4 5, और 5 को 1 से करोगे 5 हो जाएगा, 3 को 7 से 21, 5 को 4 से 20, और ये 5 हो जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करो कितना बनेगा, 20 + 21 41, 41 + 5 40, 41 + 5 46। तो अब देखो दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 46, और दैट इज हम मतलब दैट इज का मतलब होता है ना कि हम इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा क्या यही चीज़ है ना, तो इसको ऐसा लिख दिया थोड़ा सा, डेल्टा विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस केस में क्या है, डेल्टा जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हेंस x = y, आप सीधा लिख दो x = y = 0 इज द required solution of the given system of linear equation, ठीक है, एलिव। अब सोचोगे कि इसका सॉल्यूशन 0 ही क्यों आएगा। आप इस चीज को ऐसा फील कर सकते हो ना, जैसे अब जैसे डेल्टा 1 निकालो, चलो अब डेल्टा 1 निकालो, तो डेल्टा 1 कैसे निकालोगे, इस डेल्टा के फर्स्ट वाले कॉलम को इंटरचेंज करोगे इसके साथ 0 0 0, हम आराम से समझेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, अब देखो फिर बाकी 2 कॉलम को एज इट इज लिखेंगे, -4 1 3, और इसको ऐसे 5 -2 1। ठीक है, अब देखो ये डिटर्मिनेंट का ये वाला कॉलम क्या है, 0 है ना, तो 0 हो जाएगा ना 0, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से आप डेल्टा 2 निकालना वो भी 0 आएगा, और डेल्टा 3 निकालना वो भी 0 आएगा। इसी तरह से आप करना, देखो हर में आएगा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इसके जगह ये रिप्लेस होगा तो यहाँ पर 0 0 0 बनेगा, तो फाइनली डेल्टा 2 0 हो जाएगा। और फिर थर्ड वाले में इसके जगह ये रिप्लेस होगा तो 0 0 0 बनेगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, डेल्टा 3 0 हो जाएगा। तो अब देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 आ गया। अपने क्रैमर्स रूल में पढ़ा है कि आपको x कैसे मिलता है, x मिलता है डेल्टा 1/डेल्टा से। x कैसे मिलता है, डेल्टा 1/डेल्टा से। अब आपको देखो डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 तो 0 है, और डेल्टा कुछ है 46 जैसा, तो फाइनली 0 ही मिलेगा ना। उसी तरह से डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, y = डेल्टा 2 होगा, डेल्टा 2 है 0 और अपॉन में 46, ये भी 0 हो जाएगा। और z आपको क्या मिलेगा, डेल्टा 3/डेल्टा 0/46, ये भी 0 हो जाएगा। 0/समथिंग वो तो 0 ही होता है। तो आप देख लो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, और z की वैल्यू भी 0। तो आप आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि ये 0 कैसे आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे ना हर चीज़ की मीनिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। आपको फिर से सॉल्व करना था। पहले तो आप डेल्टा निकालो, अगर डेल्टा आ गया 0 के मतलब अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो डायरेक्ट यही सॉल्यूशन हो जाएगा, x = y = z = 0। लेकिन अगर डेल्टा के इक्वल नहीं आया तो फिर निकालेंगे हम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे फिर। ठीक है, तो पहले तो डेल्टा निकालो आप। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है एक्स वाई जेड, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तब देखो x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, y का 1, z का -1, x का 1, y का -2,
z का 1, x का 3, y का 6, z का -5। ठीक है, अब आप इसको ओपन कर दो, एक्सपैंड कर दो मतलब। तो अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका a11 है। तो आपको पता है a11 क्या होता है, इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इवन है ना तो प्लस आएगा, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप ओपन कर देखो 1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -2 × -5 10, बीच में -6 × 1 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1, ये हो गया -1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × -5 -5, बीच में -3 × 1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1, इस -1 के सामने वाला रो और कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 6 6, बीच में -3 × -2 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 हो जाएगा। अब आप देखो 10 - 6 क्या होगा, 4 होगा, -1 -5 -3 ये हो जाएगा -8, ये हो गया 6, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और ये 12, तो आप देख रहे हो ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, तो फाइनली 0 आ गया, मतलब डेट इज डेल्टा इक्वल टू 0। तो अब देखो अगर डेल्टा 0 के इक्वल आ गया, डेल्टा इक्वल टू 0, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा आपको। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, तो आप क्या करते हैं, सपोज करते हैं लेट z इक्वल टू के, क्या करते हैं, मतलब हम किसी भी एक, मतलब हमारे पास 3 वेरिएबल है, x y z, ये 3 वेरिएबल हमारे पास, इन तीनों में से ना हम किसी एक को ले लेते हैं, मतलब एक आर्बिट्ररी के इक्वल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लिया z इक्वल टू के, हमने सपोज कर लिया। ठीक है, हमने इन तीनों में से किसी एक को सपोज कर लेंगे और कुछ आर्बिट्ररी के इक्वल सपोज करेंगे, तो हमने यहाँ पे z को सपोज करा z इक्वल टू के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इस z इक्वल टू के को किसी, ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, आप इसका नाम भी दे दो 1 2 3। ठीक है, तो इस 3 में से ना हम किसी 2 में रख देंगे, और वो कौन से 2 में रखेंगे जो हमें थोड़ा सा लगेगा कि हमें आसान होगा इससे सॉल्व करें, उसमें 2 में रख देंगे। तो हम ना फर्स्ट और सेकेंड में रख दे रहे हैं। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यूज, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, आप देखो रखो ना, x की सॉरी x तो x ही रहेगा, y और z के जगह k, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x + y इक्वल टू k। फिर आप यहाँ पे रख दो x - 2y + k विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा x - 2y विच इज इक्वल टू -k। इस रिलेशन को आप नाम देना चाहते हो तो नाम दे दो 4, और इसको 5 नाम दे दो। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करो, अब देखो हमने z इक्वल टू के सपोज करा और बाकी की 2 वैल्यूज हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो इसमें हमने रख दिया k और इसमें हमने रख दिया। अब यहाँ से ये 2 इक्वेशंस हमको मिला, इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रहे आप एक ही वेरिएबल को सपोज करना, बाकी 2 की हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और वो कैसे निकालते हैं आप देख रहे हो, हमने कुछ नहीं करा, 2 इक्वेशंस में रख दिया। अब हमने 2 ही में क्यों रखा, आपको सोचे, तो हमने 2 में इसीलिए रखा ना क्योंकि 3 वेरिएबल थे। अब देखो 3 वेरिएबल थे, तो अगर हम इस तीनों की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए होगा, 3 इक्वेशंस कम से कम चाहिए होगा। अगर हमको 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ये आप वेरिएबल समझो और ये आप इक्वेशन समझो। ठीक है, ये इक्वेशन, तो अगर हमको 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हमको कम से कम 3 इक्वेशंस चाहिए होंगे। ठीक है, कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए होंगे अगर हमको 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल को सपोज कर लिया z इक्वल टू के, तो एक की तो वैल्यू आ गई ना, तो अब आप समझो कि सिर्फ 2 ही वेरिएबल अब बचा है। अगर हमको 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है
तो हम 3 इक्वेशन को क्यों यूज करेंगे, हम 2 इक्वेशन से ही काम कर लेंगे ना। अगर 2 इक्वेशन होगा तो मतलब हम अगर कम से कम अगर 2 वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है तो कम से कम 2 इक्वेशन रहेगा तो हम निकाल सकते, तो इसलिए हमने 2 कर लिया 3 से। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू जो मिलेगी उसमें हम ना इन दोनों में से किसी में रिप्लेस करके x की वैल्यू निकालेंगे और x z की वैल्यू आ गई, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 and 5 वी हैव, यह x प्लस वाई विच इज इक्वल टू के, x माइनस 2y विच इज इक्वल टू माइनस के। तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y प्लस 2y 3y विच इज इक्वल टू k प्लस के 2k। अब ध्यान में रखना कि आप ये माइनस हट जाता है, यहाँ पे फिर प्लस वाला चीज़ ऑपरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 2k/3। क्या हो गया, 2k/3। अब ये y की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो। हम ना फोर्थ में रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ में रख रहे हैं। तो फ्रॉम 4 वी हैव, फ्रॉम 4 वी हैव x प्लस वाई की जगह ये 2k/3 विच इज इक्वल टू k। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी k, इसको इधर भेजोगे ये हो जाएगा 2k/3। ठीक है, अब आप देखो x विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये 3 इधर जाएगा, 3k माइनस 2k। अब देखो ये 1 इधर गया तो 1 इंटू -2 और अपॉन में 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। x 3k माइनस 2k ये हो जाएगा k अपॉन में 3। ठीक है, तो अब देखो x की y की वैल्यू आई 2k/3 और x की वैल्यू आई k/3। तो आप लिख सकते हो 10 x इक्वल टू k/3, y इक्वल टू 2k/3 and z equal to k is the required solution of the given system of linear equation, of the given system of linear equation। ठीक है, तो अब देखो एक बार आराम से, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब आपको क्या करना है कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऐसी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है फॉर विच ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस में सिर्फ 2 ही केस बनता था, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 होता है तो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, यही 2 कंडीशन था होमोजेनियस पे।
तो आप देखो बोल रहा है ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब गलत बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। इस ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होता है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा इक्वल टू जीरो होता है। तो बोला है ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब कि डेल्टा जीरो के इक्वल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से सुनो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लैम्डा वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए? फॉर विच द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, ये बताया है। और बता रहा है फिर आगे कि हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो फाइंड द सॉल्यूशन, मतलब हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो आप देखो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है बता दिया है, मतलब क्या कि डेल्टा जो है वो जीरो के इक्वल है। क्या बता दिया कि डेल्टा जीरो के इक्वल है। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो हम करेंगे तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, फिर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम डेल्टा कैसे निकालते हैं? मतलब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 -2 2 -1 3 7 लैम्डा -1। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड कर दो। तो ये कौन सा एलिमेंट है? ये है आपका A11। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 क्या है? इवन है, इवन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अल्टरनेटिव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो +2 तो ये हो गया 2, 2 के सामने वाला रो। अब आप देखो आपने 2 लिया है ना, तो 2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। क्या करते हैं? 2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, -1 × -1 1, बीच में माइनस, लेमडा × 3 लेमडा। ठीक है, फिर -3, इस 3 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, तो 2 × -1 बीच में माइनस, 7 × 3 21, फिर -2, इस -2 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा देते हैं क्योंकि हमने -2 लिया है, हमने हटा दिया और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × लैम्डा बीच में माइनस, 7 × -1 -7। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2। आप मल्टीप्लाई करो, देखो 2 को 1 से करोगे 2, बीच में माइनस, 2 को इसके साथ करोगे तो 2 × -3 लैम्डा -6 लैम्डा। फिर इसको अब देखो ये -3, ये हो गया -23, यही होगा ना। ठीक है, फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, देखो -2 लैम्डा × 2 लैम्डा -4 लैम्डा -2, और ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे +7 बनेगा। ठीक है, और -2 को +7 से करोगे -14 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2 -6 लैम्डा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 23 × 3, ये प्लस में आएगा, 3 × 3 9, और 3 को 6 के साथ 69। ठीक है, -4 लैम्डा -14 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो 69 - 14 55, 55 और 2 57, 57 -6 लैम्डा -4 लैम्डा -10 लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -10 लैम्डा विच इज इक्वल टू -57। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 57/10। तो अब देखो लैम्डा की वैल्यू आ गई 57/10, वो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ठीक है, रिप्लेस कर दो और उसके बाद फिर हमें इसकी सॉल्यूशन भी निकालना। तो ध्यान रहे ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ये जो है ना
ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये नॉन ट्रिवियल है ना, तो नॉन ट्रिवियल है तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेगा। तो आप देखो ना, अगर आप लैम्डा को रिप्लेस करो चाहे नहीं करो कोई, अब देखो हम ना इस वाले इक्वेशंस को लेंगे ही नहीं, हम इसको रिलेशन नंबर 1 नाम देते, इसको 2 नाम दे देते हैं और इसको 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, अब देखो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करते हैं, आप याद करो हम क्या करते हैं, हम ना हमारे पास 3 वेरिएबल है x y z, तो इन तीन है ना, तो 3 में से किसी एक को ना आर्बिट्ररी के इक्वल ले लेते हैं। तो जनरली हम z को ही लेते हैं, क्या लेते सपोज करते हैं z इक्वल टू के। अब z इक्वल टू के सपोज करते हैं और किसी 2 इक्वेशंस में रखते हैं, किसी भी 2 इक्वेशंस में रखते हैं। तो हम ये वाला लैम्डा वाला इक्वेशन चुनेंगे ही नहीं ना, हम इन्हीं 2 में रख देंगे, क्योंकि अगर हम लैम्डा वाला चुनेंगे तो कुछ थोड़ा सा भारी भारी नंबर नजर नहीं आ रहा है, नज़र आ रहा है ना, कुछ अजीब सा एकदम 57, इधर हो जाएगा 70, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसा वो चीज़ हो जाएगा। तो हम ये वाला इक्वेशन नहीं लेंगे, तो हम इसलिए लैम्डा की वैल्यू रखेंगे ही नहीं। आप रख लेना, जब अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखना, उसके बाद ही सॉल्व करना, ठीक है। आप वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से लिखना, अगर पेपर में आए कि द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहाँ से शुरू करना, सिंस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो दिस इंप्लाइज की डेल्टा इक्वल टू 0, आप वैसे लिख लेना, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम वैसे नहीं लिख रहे हैं। तो z इक्वल टू के लिया, अब इस k को यहाँ पे आप डालो, फर्स्ट और सेकेंड में डालो, किसी में भी डालो, मतलब दोनों में डालो। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, अब डालो तो सही। अब देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, आप z के जगह k डालो, तो ये हो जाएगा -2k विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 2k। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे डालो, z के जगह k रिप्लेस करो, तो 2x माइनस वाई प्लस 3k विच इज़ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू -3k। इसको आप देना चाहते हो तो रिलेशन नंबर 4 नाम दे दो और इसको रिलेशन नंबर 5 नाम दे दो, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो ना, तो यहाँ से 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब देखो, जब आपने z को k सपोज कर लिया है ना, आपने क्या सपोज किया z इक्वल टू k, तो आप ध्यान में ये रखना कि हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को सपोज करते हैं, ठीक है, बाकी 2 को कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो वही हमने बाकी 2 को कैलकुलेट करने के लिए ना हम इस 2 इक्वेशन में रखा। अब इन दोनों इक्वेशन, अब ये इक्वेशन बन गए, अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल ले, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, क्या बनेगा, अब देखो सब्ट्रैक्टिंग, अब देखो मैंने यहाँ से अच्छे से लिख दिया, आप बस मैंने शुरुआत में नहीं लिखा, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 and 5 वी गेट 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 2k, और ये हो गया 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू -3k, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अब माइनस है ना तो प्लस, तो अब देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और 3y प्लस वाई, अब देखो 3y प्लस वाई 4y विच इज इक्वल टू 2k प्लस 3k 5k, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 5k/4। अब देखो y की वैल्यू आ गई 5k/4। अब ये वैल्यू ना इन दोनों में से किसी में रख दो, तो हम पहले वाले में ही रख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव 2x प्लस 3y, y की वैल्यू है 5k/4 विच इज इक्वल टू 2k, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 15k/4 विच इज इक्वल टू 2k, 2x विच इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर शिफ्ट करो तो 2k माइनस 15k/4। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लो, तो 2x विच इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो ये 4 इधर आएगा, तो 4 इंटू 2k 8k, बीच में माइनस, इस 1 को इधर, तो ये हो गया 15k अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। देखो एक मिनट यहाँ तक,
अब देखो क्या बनेगा, तो 2x विच इज इक्वल टू 8k माइनस 15k, ये हो जाएगा -7k अपॉन में 4। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 7k, इस 2 को नीचे लाओ तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिलेगी -7k अपॉन 8। ठीक है, तो आप देखो आपने z की वैल्यू सपोज की थी, y की वैल्यू निकाली, x तो हो गया सॉल्व। ठीक है, आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो 10 x इक्वल टू -7k अपॉन 8, y इक्वल टू क्या है 5k अपॉन 4 एंड z इक्वल टू k इज द required solution of the given system of linear equation। ठीक है, अब अगर सोच रहे हो कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे मिला हमें, ये इनफाइनाइट थोड़े, ये तो एक ही है। तो आप देखो k जो है ना, यहाँ पे k जो होता है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, k जो होता है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब k कुछ भी हो सकता है, 1 2 1.1 1.2 कुछ भी हो सकता है। जैसे आप k को 1 ही सपोज कर लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो साइड में x की वैल्यू आएगी -7 अपॉन 8, y की वैल्यू आएगी 5 अपॉन 4 और z की वैल्यू आएगी 1। 2 डालोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी -7 अपॉन 4, y की वैल्यू आएगी 5 अपॉन 2 और z की वैल्यू आएगी 2। -2 डाला तो फिर से एक वैल्यू आएगी, -1 डाला फिर से एक वैल्यू आएगी। आप देख रहे हो कितनी वैल्यूज आते जा रहे हो, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का ही टेक्निक होता है। ठीक है, हम अब इतने वैल्यू तो है नहीं कि एक एक करके निकालेंगे, इसलिए हम कुछ इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सो दैट, मतलब अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो हमको ये चीज़ दिखाना है। ठीक है, तो आप देखो होमोजीनियस के केस में ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, ये होमोजीनियस है। और ये होमोजीनियस कैसे है, तो अब देखो अगर हम इसको ऐसा लिखें x, हम ना सारे टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस सी वाई प्लस बी जेड विच इज इक्वल टू 0, हमने इस सारे को शिफ्ट किया इधर, ये इधर आएगा तो -cx प्लस वाई माइनस ए जेड इक्वल टू 0, ये इधर आया -bx, ये इधर आएगा -ay और प्लस z विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ना हम क्या करें, माइनस कॉमन कर ले, अब रहने दो, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही जाने दो। तो आपने अब देखो होमोजीनियस इक्वेशन कैसा होता है कि अगर RHS का साइड 0 होना तो होमोजीनियस इक्वेशन होता है। तो ये जो सिस्टम है वो इक्वेशन मतलब 10 द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस। क्यों है होमोजीनियस, क्योंकि इसका जो RHS वाला पार्ट है ना वो 0, अगर RHS वाला पार्ट में हर जगह 0 हो ना तो वो होमोजीनियस इक्वेशंस हो जाता है। ठीक है, तो आप होमोजीनियस के केस में ना हमने दो कंडीशंस पढ़ी है। पहला कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और क्या मिलेगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर डेल्टा 0 के इक्वल होगा तो हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
तो आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब क्या होगा कि डेल्टा जीरो के इक्वल होगा। क्या होगा? डेल्टा जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि डेल्टा जीरो के इक्वल है। ठीक है, और आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं हमने अभी तक बोला, हमने अभी तक कुछ भी नहीं करा, बस इस सारे को एक तरफ शिफ्ट करके लिख लिया। RHS में सारा तरफ जीरो है तो हमने बोल दिया कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये होमोजेनस है। फिर दूसरा कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो आपको पता है कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो उसका क्या होता है? डेल्टा जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने डेल्टा जीरो के इक्वल ले लिया। अब हम बस डेल्टा की वैल्यू रखो आप यहाँ पे, मतलब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट का, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे 1 माइनस सी माइनस बी माइनस सी 1 माइनस ए माइनस बी माइनस ए 1। ठीक है, यही है। अगर ये चीज़ हो रहा है तो आपको बस ये चीज़ प्रूफ करना, तो आप कुछ भी मत करो, बस एक्सपैंड कर दो और आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहो ना तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो कि मतलब 2 जीरो बनाओगे उसके बाद एक्सपैंड करो, लेकिन आप सीधे भी एक्सपैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस केस में। ठीक है, तो अब देखो हमको यहाँ पे ना लग रहा है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा, तुरंत एक्सपैंड करो, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, वहाँ तुरंत एक्सपैंड कर दो यार, टाइम बच जाएगा। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है? ये A11, आप इन दोनों को सम करो, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 क्या इवन है ना, इवन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करके छोड़ो, हम 2 जीरो नहीं बनाते, सीधा एक्सपैंड करते हैं। +1 ये हो गया 1, इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम हटा दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 1 × 1 1, बीच में माइनस, माइनस ए इंटू माइनस ए, अगर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ऑफ माइनस सी। अब देखो आप एक्सपैंड तभी करना ना जब आपको लगे कि यहाँ पे हम ना इतनी आसानी से प्रॉपर्टीज लगा, मतलब 2 जीरो बना नहीं पाएंगे। आप हर जगह सीधे एक्सपैंड करने मत जाना, अगर जहाँ पे 2 जीरो बनाया जा सकता है आप वहाँ पे हमेशा 2 जीरो बना के एक्सपैंड करना। यहाँ पे हमें लगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा, तो हम इसलिए एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब हमें सोचना पड़ेगा, तो सोचने वाला काम हम एग्जाम में नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब माइनस सी के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये हो गया -c × 1 माइनस सी, फिर बीच में माइनस बी इंटू माइनस ए बी। ठीक है, फिर माइनस बी के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -c × -a ये हो जाएगा AC, बीच में -b × 1 -b, और यहाँ पे माइनस पहले का तो +b हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इजीली सॉल्व हो गया, आपने एक्सपेंड करना तो इजीली सॉल्व हो गया। अगर हम यहाँ पे ये सोचते ना कि 2 जीरो बनाने बैठ जाते तो बहुत लेंथी हो जाता, आप इसको ऐसे करते, फिर सब्ट्रैक्ट करते, ऐड करते, बहुत कुछ करना पड़ जाता। ये हो गया 1 - a², ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -c -ab -b AC +b विच इज इक्वल टू 0। 1 - a² आप मल्टीप्लाई करो, देखो c × -c -c² -ab × c -abc, इसको इसके साथ, अब देखो -b × AC -abc -b × b -b²। अब देखो कि एक्सपैंड किए तो भी इतना इजीली सॉल्व हो गया ना। तो इसलिए हर क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी लगाओ आप, और ऐसा भी नहीं ज़रूरी है कि हर क्वेश्चन में हम एक्सपैंड करेंगे सीधे। ठीक है, तो बस दोनों को बैलेंस करके चलना है, हमें जो क्वेश्चन में हमें जो ठीक लगेगा वो करेंगे, और ऐसा भी कि जो इजीली सॉल्व कर दे। -a², अब देखो -b²
माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी हो जाएगा -2abc विच इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज आप इस पूरे को उधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो सारा प्लस का हो जाएगा +2abc। अब क्या करो, इसको पहले लिख दो और इसको इधर लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc विच इज इक्वल टू 1। तो अब देखो आपको यही प्रूफ करना था क्या, तो आपका प्रूफ हो गया। तो अब देख लो एक बार, ठीक है।